बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि मैं पूरे हफ्ते से ज़िक्र करती आ रही थी, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होंगी जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। अल्लाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे भी आप उन्हें देखते होंगे, लोगों को बहुत खुश रखते हैं, हंसाते रहते हैं। उनके ऐसे काम है कि उनको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयाज़ मेमन मोतीवाला साहब, जो कि जूलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? जी, बाखबर कराची और पूरी इसकी टीम को इस काविश पर खराज तहसीन पेश करता थैंक यू सो मच सर। सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? हूँ। सियासत इबादत है और एज ए जमहूरियत दुनिया में जमहूरी निज़ाम अवामी हुकूक और मुल्क और बका और तरक्की के लिए सियासत आप पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। ये नहीं है कि कोई पैशन है या कोई शौक़ है। जिसे खिदमत का जज्बा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर एक आम फहम हो चुका है कि जी सोशल वर्क करना है तो पौधे लगाने हैं, गरीब को खाना खिलाना है, सड़क के ऊपर पानी पिलाना है। तो दुनिया में सोशल एक्टिविटी ये नहीं है। दुनिया में सोशल एक्टिविटी बेसिक सियासत से शुरू होती है। सियासत से मुल्क की तरक्की होती है, गुर्बत से निजात के लिए होती है। सियासत से आप मुल्क को तरक्की देकर खुशहाली की जानिब गामजन करते हैं। तो मुझे लगा कि सोशल एक्टिविटी अगर मुझे करनी है तो साथ साथ मुझे सियासत में भी आना होगा। अरस्तु कह गया कि जो कौमें सियासत से दूर हो जाती हैं और जो कौमें सियासत से मुंह मोड़ लेती हैं, उनसे कमतर हुक्मरान उन पर राज करते हैं। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि चलें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुझे भी मैदान में आना चाहिए। अयाज साहब, शहर कराची, अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के लोग, क्योंकि माशाल्लाह आपको देखते रहते हैं, आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और इस हवाले से जो है लोगों को मतलब पता भी है कि आप काफ़ी शोहरत के हामिल भी हैं। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। पॉलिटिक्स में भी आपने एक नाम बनाया, आज़ाद उम्मीदवार आप खड़े हुए हैं। तो लोग जो है ये सब कुछ आपको देखते हैं, उसके पीछे आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने किस तरह से स्टार्ट किया? क्योंकि एक कामयाब जो है शख्स के पीछे कोई ना कोई मेहनत हो रही है, कोई ऐसी स्टोरी होती है। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो हमारे वालिद जो हैं वो और वालदा, हमारा बेसिक ननियाल, हमारा जो ख़ानदान है वो गोल्ड स्मिथ ज्वेलर से वाबस्ता है। तो जो पाकिस्तान बना तो वो आज़ादी पाकिस्तान के बाद हिजरत कर कर पाकिस्तान आए और कराची के शहर में आबाद हुए। कराची के शहर में आबाद हुए तो फिर मीठा दर सराफा मार्केट में मेरे नाना ने गोल्ड की शॉप ऑन की और फिर वहीं से सिलसिला हमारा चला। फिर मेरे वालिदैन की जब शादी हुई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से हम भाई बहन पैदा हुए, जन्म हुआ हमारा। तो हम खारादर ओल्ड टाउन मीठा दर में रहा करते थे और कोई इतने ख़ास थे नहीं। फिर तालीम व तरबियत हासिल की मदरसा इस्लामिया से, खारादर से। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मैट्रिक के बाद भी तालीम हासिल की कराची से ही। और उसके बाद फिर 18 साल की उम्र में वालिद साहब ने कहा कि अब क्या करना है, आप 18 के हो चुके, आगे पढ़ना है या कुछ काम करना है या जॉब करनी है। तो मैंने आई थिंक सन 1992 में मैंने पहली 1500 रुपये की नौकरी की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इब्तिदा हुई और सन 2000 तक मैं जॉब करता रहा और आखिरी जो मेरी सैलरी थी वो 3200 रुपये थी। अच्छा। हाँ, सन 2000 में। फिर सन 2000 के बाद चूँकि हमारा ख़ानदानी काम गोल्ड का था तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपना बिज़नेस शुरू किया जाए। तो फिर मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया था गोल्ड का। तो वो काम चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। लेकिन बिज़नेस के साथ साथ, बिज़नेस में कामयाबी के साथ साथ, चूँकि मैं जौहरी हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ, आज मेरी गोल्ड की शॉप्स हैं सदर तारिक रोड दुबई में, दोहा ज्वेलर्स के नाम से मेरा बिज़नेस है। और यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है बाखबर कराची, इसमें आइंदा के लिए भी और आज भी हम इनामात की तकसीम आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, अयाज साहब से बात कर सकते हैं क्योंकि आप सबके मुझसे मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। तो आप लोग कॉल्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, उस पर हम कुरानदाजी करेंगे और फिर हम लोग मे भी आज ही हम लोग को इस पर फाइनल करके आज हम लोग जो है एक ऐसे शख्स जो खुश नसीब शख्स है अयाज साहब, जो उसे गिफ्ट देंगे। जी, मैं अभी ऐलान थोड़ी देर में करूँगा। जितने देखने वाले लोग हैं उन सब के लिए दोहा ज्वेलर्स की जानिब से ज्वेलरी का, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुरानदाजी करेंगे, कुरानदाजी में फिर लोग कहेंगे कि जी हमारे मुकद्दर ही ख़राब है। मैंने उमूमन देखा है कि जी हमारे नसीब में ही नहीं है। हालांकि नसीब में किसी एक के ही होता है, कोई हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं।
तो मैंने गोल्ड के बिज़नेस के साथ साथ अपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ साथ कभी भी वतन की गुर्बत से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी गरीब की भूख से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी टूटी सड़क से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी भरी गटर से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी पड़े कचरे से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी पीआईए की बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी रेलवे की तबाही से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी स्टील मिल की बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ा। एक्सपोर्ट खत्म हुआ उस पर भी नज़र रखी कि क्यों डॉलर 160 का हुआ, तो मुझे दुख है आज भी कि हमें 1 रुपए का डॉलर पाकिस्तान का होना चाहिए जो हमको अल्लाह ने वसाइल दिए। तो ये सब को देखते हुए बिजनेस के साथ साथ मैंने सोशल एक्टिविटी के साथ साथ सियासत, इन तमाम चीज़ों पर कोशिशें की कि मैं कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकूं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरा पैगाम सोशल मीडिया के हवाले से मुझे जो अल्लाह ने इज्जत दी, आज 2.6 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरी मतलब 2.6 मिलियन से ज़्यादा मेरी एक एक वीडियो की इस वक्त रीच है, इससे ज़्यादा लोग देखते हैं, व्यूज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने वो प्लेटफॉर्म भी दिया, यानी जो मेरे अंदर था वो जब मैंने कहना शुरू किया तो मेरे रब ने वो स्पेस भी दिया। ये अलग बात है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, मैंने क्या हासिल किया, लेकिन मुझे ये आज अंदाज़ा है कि अगर आज मैं गरीब के इलाके औरंगी से लेकर कोरंगी से लेकर हिजरत कॉलोनी से लेकर लियारी से लेकर रनछोड़ लाइन से लेकर रामस्वामी से लेकर माड़ीपुर से लेकर नीलम कॉलोनी से लेकर अपर पंजाब चौरंगी से लेकर दिल्ली कॉलोनी तक भी अगर आप कहीं भी पूरे कराची इवन पाकिस्तान में जाएँ, अगर कहीं मेरा नाम लेंगे तो कम से कम गरीब आदमी, यहाँ तो स्टेटस है ना, या तो गरीब आदमी टीवी पर देख के उसको मशहूर करता है, या फिर ये बड़े लोग आपस में जो अपने आप को बड़ा समझते बैठ के तस्वीरी नुमाइश करते हैं। तो मुझे गरीब आदमी बहैसियत एक हमदर्द इंसान वो प्यार करता है और जानता है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा खजाना कुछ नहीं। आज़ाद इलेक्शन लड़ने की क्या वजह थी? आज़ाद इलेक्शन लड़ने की वजह ये थी कि आज तक पाकिस्तान बनने के बाद से जो जमहूरियत में सियासी निज़ाम और सियासी जमातें हैं, इतने पढ़े लिखे अक्लमंद सियासतदानों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। पाकिस्तान तमाम शोबों में इन सियासतदानों के होते हुए बर्बाद हुआ। तो इसका मतलब है ये सियासतदानों ने सियासत की नहीं, इन्होंने अपनी ज़ाती मफादात और अपने पक्के मकान बनाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने के लिए, इंटरनेशनल माल पाकिस्तान में ख़रीदार पाकिस्तानी बने और दुनिया अमीर हो, ये उनके मुझे लगता है कि ईमा पर चलते हुए इन्होंने पाकिस्तान को तमाम शोबों में तबाह किया। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एज ए जमहूरियत, एज ए पाकिस्तानी, मुझे एज ए वोटर ये राइट मिलता है कि मैं पाकिस्तान में किसी मकाम से भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो मैंने ये सोच कर इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल करम से आज सियासत में मुझे अगर इलेक्शन लड़ने के बाद कुछ अंदाज़ा हुआ तो ये इल्म हुआ कि हार जीत तो वक्त में इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन आपको मोटिवेशन बहुत मिलती है जो आपको लोगों को मोटिवेट करने में बहुत कारआमद होती है। यानी मैं ही डाउन होऊंगा तो मैं क्या मोटिवेट करूँगा। तो जब मैं मोटिवेट हुआ तो आज मुझे मोटिवेशन मतलब लोगों के लिए मोटिवेट करने में ज़रा आसानी होती है। गुड। अयाज साहब, जैसे आप हर प्रोग्राम में जाते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, सियासत में भी बात कर रहे होते हैं, तो क्या फैमिली में भी आप ऐसी हैं? हाँ, घर में भी मतलब देखें, बात यह है कि आप ज़िंदगी में अगर हंसना नहीं जानते तो सबसे बदनसीब हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी को 2 अच्छे बोल नहीं देना चाहते तो सबसे बदनसीब है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो सबसे बदनसीब है। तो मैं ये कहता हूँ आपकी मुस्कुराहट शुरू ही घर से होती है। जब आप घर से मुस्कुराहट शुरू करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों में मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरती से तकसीम कर सकते हैं। और मेरा ये ईमान है कि वो इंसान दुनिया का सबसे बदनसीब जिसके पास देने को किसी को 2 अच्छे बोल और अच्छी मुस्कुराहट भी ना हो। सही। ताजिर बरादरी में किस नाम से मशहूर हैं? ताजिर बरादरी में लोग उमूमन अगर कहीं जिक्र आता है, अगर आप कहेंगे अयाज तो लोग पहचानने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और अगर आप कहेंगे मेमन तो लोग नहीं पहचान, लेकिन मोती वाला अगर कहीं आ जाए तो लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी, पिछले कुछ महीनों से हम लोग इस कोविड-19 की वबा में हम लोग मुब्तला हैं और अभी स्टिल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारी जो ताजिर बरादरी है वो नुकसान फेस कर रही है? देखिए, ये पूरी दुनिया का एक आलमी मसला है। अब इसमें आलमी मसले में मुख्तलिफ आ रहा है। कोई कहता है कि कोविड है, कोई कहता है कि कोविड नहीं है। अगर कोविड है तो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की मुआशी हालात बहुत ख़राब हुई, लेकिन जो मुआशी तौर पर मजबूत पहले से ही थे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। जो मुल्क जो दुनिया में तरक्की याफ्ता, जिन्होंने 40-50 साल मेहनत कर ली थी और वो इतने तरक्की याफ्ता हो गए थे कि उनको आज इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी पसमानदा ममालिक को, जिसमें हम शामिल हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक जिनको कह लें। क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन ऑलरेडी इतनी थी, हमारे यहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं थी, हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा ये कोविड में फ़र्क पड़ा। और ताजिर बरादरी, ताजिर किसी भी मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी
रीढ़ की हड्डी रखती है किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए। ताजिर के बिना कोई भी काम अधूरा है। तो ताजिर बरादरी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि ये आलमी साजिश है, तो आलमी साजिश में तो मैं ये कहूँगा कि आलमी साजिश में मुख्तलिफ राय है। मेरी अपनी राय है कि हर 100 साल में इस तरह का पेंडेमिक आलमी ताकतें दुनिया में लाती हैं, और दुनिया में ला करके ऐसी जो मुल्क 100 साल में तरक्की कर रहे होते हैं, ये उनको कर्ज दे करके और दबाकर 100 साल के लिए अपने गुलाम बनाने के लिए, और उनके देखिए ये जो भी कोविड-19 हुआ, इसमें दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां डिफॉल्ट हो गई। बिल्कुल ऐसी है। तो जब वो डिफॉल्ट होने पे आती हैं, तो जो आलमी ताकतें हैं, जो आलमी बिजनेसमैन है, आलमी ताजिर है, वो कंपनीज को वो कोड़ियों के मोल खरीद लेता है जी। तो कहीं अगर ये साजिश है तो इसमें मुझे बिजनेस दिखता है, और अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो इससे पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर है। और इसमें पाकिस्तान और ताजिर बरादरी इस वक्त खास तौर पे ये समझ लें कि ताजिर जो कल तक ज़कात देता था, आज वो ज़कात लेने पर इस साल मजबूर हो जाएगा। चलें, बड़े ताजिर जो फिर भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन छोटे ताजिर जो उनकी तो कमर टूट गई है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब मुझे लग रहा है कि ताजिर, मैं आपको अपनी सोनारों में गोल्ड स्मिथ में ही बता दूं, जो जरगर बरादरी है वो रक्षा चलाने पर भी मजबूर है। ओहो। आप अगर मेरे सदर में और तारिक रोड में आए तो वो घर से खाना बना करके लाते हैं एक छोटी सी हांडी में, और वो खाना बेचने पर भी मजबूर हैं। वो ज़कात खैरात मांगने तक भी सफ़ेद पोश खुददार। और मैंने यही कोशिश की ये पेंडेमिक के दौरान, ये वबा के दौरान, ये जो कोरोना के दौरान, कि मैंने अपनी ज़ात से जितना हो सका लोगों के दरमियान जाकर बग़ैर खैरात ज़कात, बग़ैर ज़ात पात रंगो नस्ल, सैयद सादात इज़्ज़तदार को भी राशन की तकसीम के अमल के साथ उनकी भूख मिटाने की कोशिश की। तो मेरी पूरी कोशिश, जहाँ रियासत का काम था कि अपने फ़राइज़ की अदायगी करे, जहाँ हुकूमत वक्त का काम था कि भूखे की भूख मिटाए, वहाँ पर वो इस बार भी नाकाम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद से ये सियासतदान अब तक नाकाम तो थे, ये कोई एक सहूलत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी उन्होंने ये काम नहीं किया। और सोशल इदारों ने, वेलफेयर ने इस बार जो काम किया, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि कल जो है हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, कल उनका डे था, कल हम लोगों ने उनको यहाँ पे इनवाइट किया था, और रज़ाकाराओं का जो दिन था, हमने काफ़ी उनको अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि इस सिचुएशन में, इतनी वर्स्ट सिचुएशन है और इसमें उन लोगों का एक बहुत अहम किरदार है, तो हमने उन सबको कल जो है सलाम पेश किया और उनको अप्रिशिएट किया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अयाज़ मेमन मोती वाला साहब हमारे साथ हैं। एक वक्त पर क्या वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे लॉकडाउन के हवाले से, जहां आम शहरी जो है मुतासर हो, उसी तरह ताजिर बरादरी को भी नुकसान फेस करना पड़ रहा है। और अयाज़ साहब ने जो है इसका जवाब बहुत तफसीली दिया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अयाज़ साहब जो है उनके लिए एक फीमेल सिंगर है मुस्कान, उन्होंने एक गाना गाया था, वो उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, मुझे तो ये गाने का इल्म ही नहीं था। मुझे तो इल्म तब हुआ जब वो गाना गा चुकी। अच्छा। और उसने मुझे गाना कॉल किया, और चूँकि मैं ज़रा राब्ते में मुश्किल से आ रहा था, तो वो बजाते खुद पहले मेरे जूलर गई, वहाँ से एड्रेस लिया, फिर मेरे ऑफिस आई, और फिर भी ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपके लिए एक गाना किया है और मैं सिंगर हूँ, तो आप वो अगर सुन लें और अगर आप ओके करें तो फिर मैं उसको पब्लिक करूं। तो फिर वो लड़की ने मतलब मुझे गाना भेजा, और मैंने सुना, तो मैंने कहा चलें, किसी ने मोहब्बत से मेरे लिए 2 लफ्ज़ अदा, जितने उसमें लफ्ज़ अदा किए गए थे अच्छे, उतना तो अच्छा मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें ठीक है, आपने मेरे लिए ये ऑनर, मुझे इज़्ज़त बख्शी। तो फिर उस लड़की के बाद जब इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ, तो फिर मुझे ख्याल आया कि वो लड़की ने जब मेहनत करके मेरे लिए एक गाना बनाया, तो फिर मैंने 3-4 गाने इलेक्शन के हवाले से अवाम उन्नास के लिए पेश किए। क्या था वो? साथी गरीबों का है तू, इज्जतों का रखवाला। इज्जतों का बहुत रखवाला। प्यारा है। अच्छा, एक प्रोग्राम में आपने ज़ुबैर रहमान के साथ गाना गाया था, बोलना हल्के हल्के, तो मैं चाहूँगी आप जो है या तो वो गाना या जो आप आपको पसंद है गाना, वो आज आप थोड़ा सा गुनगुनाएं हमारे लाइव शो में। गाया था, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ 2 लफ्ज़ अच्छे से अपनी तरफ से, क्योंकि मैं अगर इंडियन की तरफ आऊँगा तो लोग बोलेंगे इंडियन,
और अगर कुछ गलत गा जाऊंगा तो फिर बोलेंगे यार आवाज़ सही नहीं है, तो मैं दो बोल नहीं नहीं, आप बोलते इतना माजरत के अच्छा तो साथ। आवाज़ भी आपकी अच्छी होगी यकीनन। हो मेरी अखियों से अखियों को जोड़ना, मेरे दिल को तू सजना नहीं तोड़ना। वाह। मेरी अखियों से अखियों को जोड़ना, मेरे दिल को तू सजना जी तोड़ना। मेरे दिल में तू है अरमान सुन, मेरी जान जाना तू तो सुन जान है। साडी अखियां नू अखियां नल जोड़ना, साडे दिलां नू भी सजना जी तोड़ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा गाना गाया है। राहत फतेह अली खान आपकी फेवरेट सिंगर है। हाँ, राहत फतेह अली खान। आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए, दुनिया में आप जब तहकीक की नज़र दौड़ाते हैं सिंगिंग पर, बाज़ लोग मुकद्दर से गाना गा के आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने रियाज नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज़ उन्होंने जब आवाम तक पहुंचाई तो आवाम ने पसंद किया और वो बहुत तरक्की कर गए। राहत फ़तेह अली खान साहब ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की शागिर्दी में जो रियाज किया, जो मेहनत की, मतलब ऐसा नहीं है जो वो गाना गा रहे हैं या वो जो कवाली गा रहे हैं तो वो एक दिन में हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त दिया इस काम को, और उनकी आवाज़ में दर्द है, यानी पूरी दुनिया उन्हें मानती है। तो मैं समझता हूँ हमें, मतलब हमसे ज़्यादा दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है, तो हम शायद उतना उनको नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनकी आवाज़ में दर्द है। जब वो लफ्ज़ अदा करते हैं तो फील होता है जैसे रियल है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ नेचुरल हो, हमें अगर दिल को छुए तो वो फिर सबको पसंद आती है। तो उनके करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? देखिए, मैं तो उनके फेवरेट सिंगर अभी जो आपने मैंने जुनैद के साथ जो गाया था वो है। इसके अलावा बहुत से हैं, माहिया है, सजना वे है। तो इंडिया में जाकर के उन्होंने बिल्कुल, ये हमारे बहुत एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी सिंगर इंडिया में जाके उन्होंने सिंगिंग की। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। हमारे इन फ्यूचर आने वाले सिंगर जो बच्चे जज्बा रखते हैं, उनको उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप भारत में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट और भी मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला आपके तवस्सुस से और मीडिया चैनल्स के तवस्सुस से वो बच्चे भी आगे आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर अयाज साहब एक गाना आपका बहुत मशहूर हुआ, सुनो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, हाँ। जिसमें तमाम सियासतदानों को मुखातिब किया गया। तो ऐसी क्या वजह बनी कि सियासतदान जो हैं उन पर ये गाना बनाना पड़ा? देखिए, अगर एक शख्स किसी खातून से निकाह कर ले और फिर उसकी यहाँ औलाद की सादत हो, तो फिर वो मर्द पर लाजिम हो जाता है कि उनकी परवरिश करना, उनकी हिफाजत करना। अगर वो मर्द शादी के बाद अपने बच्चे की और घराने की परवरिश और उनकी कफालत ना कर सके तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, जो आपका जो वो कफील सरपरस्त है। जी जी। तो किसी भी जमहूरी रियासत में, निज़ाम में, ये ज़मीन मेरी माँ है और जो मेरे बाप का दर्जा रखता है वो हुकूमत रखती है, और हुकूमत आती ही इन सियासतदानों से। तो ये मतलब बाप का दर्जा तो पा गए, हुक्मरान तो बन गए, लेकिन इन्होंने दिया क्या? मतलब अगर मेरे सामने ये सियासतदान बैठ जाएं तो ये मुझे कोई एक तो बात बताए ना, देखिए जी हमने इस शोबे में पाकिस्तान को तरक्की दी, सिवाय करप्शन के, सिवाय गुर्बत के, सिवाय गरीबी के, सिवाय मुफलिसी के, सिवाय लाचारी के, सिवाय तबाही के, सिवाय दुनिया के माल की खरीदारी के, इन्होंने दिया क्या? तो जब दिया नहीं तो फिर मैंने ये गाना बना दिया, जरदारी मुके तोते भरोसो कौन है। मैं चाहूंगी वो आप गाना यहाँ पे गाए ना थोड़ा सा। अच्छा, जरदारी मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, अल्ताफ भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, नवाज शरीफ मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, खाया खाया माल कमाया खूब कमाया सच तो बोल, जरदारी मुके तोते भरोसो कौन है, अल्ताफ भाई मुके तोते भरोसो कौन है। तो ये एक फनी मैंने बना दिया, लेकिन इसका मकसद तनकीद नहीं था। मुझे किसी ने कहा कि आप सियासी जमातों को टारगेट, मैंने कहा मैं सियासी जमातों को टारगेट नहीं करता। मैं एज ए वोटर, मेरे वजीर आज़म, मेरे सदर, मेरे गवर्नर, मेरे वजीर आला और मेरे रियासत के वो मुलाजिम जो रियासत की जिम्मेदारी में हम आवाम के टैक्स से पैसा लेते, मैं उनसे अपने हुकूक की बात करता हूँ। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। तो मैं अपने वजीर आज़म से मांग रहा हूँ ना, मैं सियासी जमातों के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल, सियासी वर्कर तो मुझे मोहब्बत करता है, सियासी वर्कर तो मुझे चाहता है, वो मेरी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि एक सियासी वर्कर भी यही चाहता है कि जब वो इतनी मेहनत करता है सियासी जमातों के लिए, तो वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेहनत करता है, ना कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। तो मैं अवामुन्नास को आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके लीडर को
या आपके सियासी लीडर को मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने सियासी लीडर को कह रहा हूँ। एज ए वोटर जो मेरा भी वो लीडर है और वही पार्लियामेंट जाता है, तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि यार आपने कोई वादे किए, बस वो वादे आप पूरे कर दें। बाकी कोई झगड़ा नहीं है मेरा कि जी मुझे इनकी अगेंस्ट में आकर कोई बहुत बड़ा काम करना है। सिर्फ मुझे आवाम के 5 बुनियादी हुकूक इनसे चाहिए, साफ़ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोज़गार। ये 5 बुनियादी हुकूक दे दें, इसके बाद पाकिस्तान का बच्चा 20 साल बाद चांद और मरीख पर झंडा लहराकर पाकिस्तान का नाम रोशन करके दे सकता है। और अगर जब तक ये 5 बुनियादी हुकूक नहीं देंगे, जब तक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जहाँ रियासत में ये 5 बुनियादी, यानी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क आपने देखा जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत सड़क पे पौधा लगाया तो पूरे मुल्क में हरियाली हो गई हो? नहीं। दुनिया में ऐसा मुल्क देखा जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत सड़क पे पानी पिलाए तो हर घर में पानी आ गया हो? दुनिया में ऐसा मुल्क देखा जहाँ पे अपनी मदद आपके तहत सड़कें बनाई गई हो और मुल्क ने तरक्की की हो? दुनिया में ऐसा मुल्क आपने देखा जहाँ सड़कों पर कचरा पड़ा हो, सड़कें टूटी हुई हो और वो मुल्क ने तरक्की की हो? सोशल एक्टिविटी, सोशल वर्क से कौमें तरक्की नहीं करती, रियासत की जिम्मेदारियों से तरक्की करती है। वो जिम्मेदारी क्या है? ये 5 बुनियादी हुकूक। ये खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, खैरात में मकान दे रहे हैं, दुनिया से कर्ज ले रहे हैं, इनकम सपोर्टों के नाम, ये बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे। बस इस पर मेरा इनसे सवाल रहता है कि क्यों इस कौम को ये बुनियादी हुकूक ना देकर मुंजा दड़ों से भी पीछे कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले सिवरेज और उस पे कचरे वगैरह गार्बेज पे आपने प्रोटेस्ट किया था और इंडियन मीडिया ने उसे बहुत हाइप दी थी, उसे बहुत कवरेज किया था, तो ऐसी क्या वजह थी? देखिए, दुनिया इन चीज़ों को समझती है। शायद इंडियन मीडिया ने जब वो चीज़ को हाईलाइट किया, उसको बीबीसी ने भी किया, उसको इंटरनेशनली बहुत से इदारों ने किया, सिर्फ इंडिया ने नहीं। तो उनको लगा कि एक शख्स है जो अल्लाह ने मुझे सब दिया है, वो जब भी कोई खबर चलाते हैं तो पहले रिसर्च करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई एक सोशल वर्कर ये करता तो शायद इतनी हाइप क्रिएट ना होती। एज ए बिजनेसमैन, एज ए गोल्ड स्मिथ, और मैं कोट पैंट पहनकर, यहाँ तो कोट पैंट वालों को टेंशन हो गई थी कि ये हमारे स्टेटस को गटरों पे ले आया, कचरों पे ले आया। अबे भाई, जब तुम कोट पैंट पहनकर कचरे और गटरों के पास से गुजरते हो तब तो आप आपको शर्म नहीं आती? मुल्क की 160 रुपए की गुर्बत पे आपको शर्म नहीं आती? पीआईए की बर्बादी आपके लिए शर्म का बास नहीं है? रेलवे की तबाही आपके लिए शर्म का बास नहीं है? मोती वाला, और कचरों में मोती वाला नजर आ रहा है, इनको कचरा नहीं नजर आ रहा। पाइचे उठाकर नाले के पानी से मस्जिद में जाकर वजू करके जन्नत का ख्वाब देखकर सफाई नफसी माने का नारा लगा रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने ये किया तो मुझे इंडिया से भी कॉलें आए, मुझे इंग्लैंड से भी कॉलें, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो अमल किया। देखें, मैं फिर ये कहता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है कि मैं कचरे में उतरा, ये बड़ी बात है कि मैं जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट के लिए उतरा अगले दिन वहाँ पर सफाई हो गई। यानी मैं इलेक्शन हार कर भी जीत गया कि मैंने कम से कम अपनी ज़ात से किसी एक घर के बच्चे को उस गंदगी के पैदा होने वाले जरासीम और मच्छर, यानी कचरा 1 किलोमीटर दूर है और मच्छर वहाँ पर जब पैदा होता है तो वो 1 किलोमीटर दूर जाकर भी किसी घर में बीमार कर सकता है। तो मैंने किसी एक घर में बच्चे को बीमार होने से, मलेरिया होने से बचाया, और अगले दिन मुझे पता चला वो सफाई हो जाती है। तो जब अगले दिन मेरे प्रोटेस्ट के बाद सफाई हो जाती है तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल जानदार है। लेकिन ये अदविया साज कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अदविया साज कंपनियों के इंटरनेशनल माफिया सिरिंज से लेकर एक्सरे मशीन तक जो दुनिया हमें भेज रही है, ये हमारे लोगों को बीमार कर कर, कस्टमर बनाकर, उनकी थाली में पेश कर कर, बीमार कौम कर कर पाकिस्तान की तरक्की में बीमार अपना किरदार ना अदा कर सके, ट्रैफिक जाम कर कर करोड़ों अरबों डॉलर डीजल और पेट्रोल की मद में इंटरनेशनल माफिया को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने सड़कें तोड़ दी कि पाकिस्तानी कौम का ट्रैफिक जाम में वक्त ज़ाया हो, ये पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा ना कर सकें, और खड़ी गाड़ी से सालाना करोड़ों अरबों डॉलर का पेट्रोल इंटरनेशनल माफिया और हुकूमत वक्त को 43% टैक्स देता है। तो ये कितने फ़ायदे हैं? बिल्कुल, मेरा यही सवाल था क्योंकि ज़ाहिर है तारिक रोड पे भी आपकी शॉप है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो है वो आना चाहते हैं, और आज ज़ाहिर है आपका भी वहीं से गुजर होता होगा, तो कितना ट्रैफिक वहाँ पे जैम होता है। तो इनके लिए, इनको क्या इस तरह की प्लानिंग्स करनी चाहिए कि ये थोड़ा जो ट्रैफिक तो कम हो जाए, क्योंकि इतना ट्रैफिक होने लगा है। अब आपके सामने है, सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम आपके सामने, रोड पर पानी गंदा सीवरेज का नज़र आ रहा होता है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम हो रहा होता है। देखिए, मैं ये बताऊं, आप जो कहते हैं कि क्या करना चाहिए, इनको ऐसा क्या करना चाहिए, इनको ऐसा क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया तो घूमते हैं, अब हम इनको बताएं क्या करना चाहिए। लंदन ये जाते हैं, स्विट्जरलैंड में इनके अकाउंट्स हैं, लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये दुनिया घूमते हैं, बीवी बच्चों के साथ अय्याशियाँ करते हैं, और फिर आकर के हमसे पूछते हैं कि आप राय दें, हम पाकिस्तान को तरक्की कैसे दें। ओ भाई, तुम तो दुनिया घूमते हो, कैसे? ये साजिश है। देखें, जब इसको आप दूसरे रुख से देखते हैं तो ये बिजनेस है। ट्रैफिक जाम से किसको फायदा है? डीजल पेट्रोल कंपनियों को। बिल्कुल। खड़ी गाड़ी से, धुएं से, पोल्यूशन से जब एक शख्स बीमार होता है तो किसको फायदा है?
डॉक्टर्स। मेडिकल माफिया को। जी। और एक शख्स अगर बीमार हो जाएगा और सड़क के ऊपर वक्त जाया कर देगा तो मुल्क के काम कब आएगा? ये सब प्री प्लानिंग काम हो रहा है, ये स्क्रिप्ट है। पाकिस्तान को अल्लाह ने तबाह नहीं किया, पाकिस्तान को अल्लाह ने बर्बाद नहीं किया, पाकिस्तान को दुनिया के अक्लमंद ताकतवर सिस्टम ने अपना कस्टमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया और ये 30 सालों से पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सही। जैसे अयाज साहब, आप कभी गाना गाते हुए नज़र आते हैं, कभी ढक्कन के उस वो भी आप उसके खिलाफ भी बोल रहे होते हैं, तो कभी जो है आपको सिंध हुकूमत ने कहा कि बस कर दे अयाज साहब, बस कर दे, कभी इस तरह का कोई सिचुएशन आई? काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कुछ कर जाते हो क्योंकि आप तो अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा काम उनको बुरा लग रहा होता है। अच्छा, फिर मैं कर गुजरता हूँ ना। अच्छा, जब कर देता हूँ एक चीज़, मतलब मैंने कोई प्लानर तो नहीं हूँ ना, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर है और मेरे पास कोई थिंक टैंक है और मुझे कोई ज़हनी तौर पर मशवरे दे रहा है। बस मुझे ख्याल आता है, वो काम मुझसे हो जाता है, मेरा अल्लाह मुझसे ले रहा होता है। अब जब कर देता हूँ तो जब आप रह रहे हैं पाकिस्तान में, कराची शहर में, तो आपके इन्हीं सियासतदानों में दोस्तियाँ भी हैं ना जी। वो प्यार भी करते हैं, दोस्ती भी है और कोई नफरत भी करता है। तो ये तमाम चीज़ों के लब्बे लुबाब में कहीं ना कहीं से कोई कॉल आई जाती है कि थोड़ा हौला, थोड़ा हल्का, थोड़ा संभाल लो, थोड़ा क्या कर रहे हो। बीबी शहीद को आप देखो तो मैं कहता हूँ बीबी शहीद तो चाहती थी पाकिस्तान खुशहाल हो, सिंध आबाद हो। असल तो वो चाहती तो थी, असल तो तभी बीबी नहीं शहीद है। के तुम दुश्मन हो, असल तो भुट्टो साहब के तुम दुश्मन हो। भुट्टो साहब ने जो जो दिया इन्होंने उसको बर्बाद किया, भुट्टो साहब ने जो जो ख्वाब देखे इन्होंने उसको तोड़े, भुट्टो साहब ने गरीब के लिए जो खुशहाली देखी इन्होंने उसको उलट करके गरीब को बदहाल कर दिया। तो भुट्टो साहब और बीबी शहीद के साथ तो असल गद्दारी इन्होंने की है। तो मेरा यही इनसे सवाल का जवाब रहता है, और जो भी मुझे फ़ोन करता है तो मैं अगली बार ना करने का उन्हें कह देता हूं और फिर मैं माजरत करके कहता हूं चलो यार अब तो हो गया ना, तीर कमान से निकल गया, वापस तो नहीं आ सकता, अब इसको जाने दो, आइंदा ख्याल रखूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लॉकडाउन में भी मैंने आप देखा कि आप जिस तरह लोगों की मदद कर रहे थे और स्टिल आप कर रहे हैं मदद, तो आप एक जज्बा है, आप किस तरह से लोग मतलब आप क्योंकि आप इस तरह की पब्लिसिटी भी नहीं कर रहे होते, हमें पता चलता है कि अयाज साहब जो इस तरह से लोगों की मदद करे, तो आपने किन किन लोगों की मदद की, किस तरह से मदद की, क्या क्या देखें, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर सोशल वर्कर का प्रॉब्लम यह है कि वो खुद भिखारी है। मुझे नेक काम करना है, सोशल एक्टिविटी करनी है, लेकिन मुझे पैसे दे दो। अब जब पैसे दे दो की बात आ जाती है तो फिर वहां पर एक शख्स खुद भीख ले रहा है तो वो कैसे भीख खत्म कर सकता है? यानी एक शख्स ने भीख लेनी है तो वो कैसे नेकी कर सकता है? तो मैंने ये महसूस किया कि इस बार जो लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो फाका कशी थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज़कात देने जाऊंगा तो सैयद सादात नहीं लेंगे, ज़कात देने जाऊंगा तो फिर ये बात आएगी कि जी हिंदू बिरादरी को आपने ज़कात दे दी, क्रिश्चियन बिरादरी को ज़कात दे दी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी मेहनत की कमाई से बगैर ज़कात और बगैर किसी से कुछ लिए अपनी मदद आपके तहत ये काम किया जाए। तो जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि लोगों को इतना प्यार मिलेगा, और मैंने शायद मेरा क्या ये ताकत है कि मैं किसी की भूख मिटा सकूं, मेरे रब ने इस काबिल किया। लेकिन बगैर खैरात ज़कात सैयद सादात इज़्ज़तदार गैरतमंद खुददार के घर घर जाकर राशन की तकसीम का अमल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे और लम्हे हैं, क्योंकि इस अमल को मैं दोबारा सारी ज़िंदगी तक जारी रखने का अज़म रखता हूँ। सियासत करूँ ना करूँ, लोगों के घर घर दर दर जाकर उन्हें पैगाम ज़रूर दूंगा कि जब वोट दो तो हवा मतलब अपने राइट्स में साफ़ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोज़गार अपने हुक्मरान से ज़रूर मांगो, और इस बहाने उनके घर तक पहुँचकर मुझे राशन पहुँचाने का भी तो 2 in 1 मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो सियासत में मुझे ये आने दें या ना आने दें, करप्ट सिस्टम है ना, इनको मेरे जैसा आदमी, आप जैसा समझदार चाहिए नहीं, इनको तो वो आदमी चाहिए जो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाए। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ अपने ये अमल को जारी रखूँगा। बिल्कुल। जैसे कि मैं देखती हूँ फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप लोगों में गिफ्ट्स तकसीम कर रहे होते हैं, तो वो क्या मामला है? देखें, गिफ्ट तो आज भी मैं तकसीम करूँगा, मेरा पैशन है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप दुनिया में मतलब मेरा ये ईमान है कि तोहफ़ा अल्लाह की नेमत और रसूल की सुन्नत है। बिल्कुल। और जब आप गिफ्ट देते हैं, सामान तो बाजार से दस्तयाब है, लेकिन तोहफ़ा सस्ता हो या महंगा, उस लम्हे जो सामने वाले की मुस्कुराहट होती है वो ऐसा लगता है कि खुदा उसमें बसता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को तोहफे दूँ, ताकि अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे मरने के बाद मैं लोगों के दिलों में सर का ताज बनकर मौजूद रहूँ और उनकी मुस्कुराहट में याद रहूँ। तो मुझे ये पैशन है और शौक़ है। और मैं आज यहाँ के तवज्जुह से भी बताता चलूँ बाखबर कराची के कि इस वक्त आपके देखने वाले नाजरीन और हाजरीन, और जब आप ये मुझे क्लिप देंगे तो मैं अपने सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पर भी जब चलाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी देखने वाले लोग हैं
उनसे यही कहूँगा कि ये फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, डेली मोशन पे देखें, ट्विटर पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, या किसी भी सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पे अगर इस वक्त बाखबर कराची का ये शो देख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें और दोहा ज्वेलर्स बहरी बाज़ार सदर मुर्शिद बाज़ार के अपोजिट आप जाएं और नेहा का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, मेरा नहीं, वो मेरा लेके पहुंच गए तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके इस वक्त स्क्रीनशॉट उन्होंने ले लिया, अगर मोबाइल से कैप्चर कर लें या अगर मोबाइल में ही आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो दोहा ज्वेलर्स बहरी बाज़ार सदर लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर वो दिखाएं और वहाँ से पल का सेट और रियल क्रिस्टल स्टोन सेट हासिल कर लें। और उम्रे की कुरानदाजी वहाँ पर एक बॉक्स है तो उसमें स्लिप वहीं पर वो देंगे, वो फिल करके डाल दें। और इंशाल्लाह अभी उम्रा है नहीं, फरवरी में इंशाल्लाह जब उम्रा होगा, अल्लाह ने मेरे चाहा तो ज़रूर, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे कि जो खुश नसीब होगा वो अल्लाह के घर जाएगा। और अगर फरवरी तक नहीं उम्रा ऑन हुआ तो हमसे वो फिर 1 लाख रुपए नकद दोहा ज्वेलर से हासिल कर सकता है। तो ये चीज़ें, दूसरा पुराना जेवर अमानत में दे के बिला सूद कर्ज की सहूलत, अगर आपका ये स्क्रीनशॉट दिखाएं तो वो आप हासिल कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सूद नहीं, कुछ पैसे नहीं, जो रकम आप देंगे वही रकम आपने कर्ज लेनी है, वही रकम लौटानी, प्लस आपको किस्तों में ज्वेलरी बनाने की फैसिलिटीज़। अगर आपकी तस्वीर दिखाएंगे तो वो आज के रेट में ऑर्डर दे दें और थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते रहें। और नो मेकिंग नो वेस्टेज, दोहा ज्वेलर्स की जानिब से बाखबर कराची के देखने वाले हाजरीन और नाजरीन के लिए इंशाअल्लाह ताला नो मेकिंग नो वेस्टेज, सिर्फ सोने की कीमत अदा करके जेवर ले जाएं। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी सी खुशियाँ जो आप तकसीम करते रहते हैं, तो अगर इस प्रोग्राम के तवस्सुस से लोगों को मुस्कुराहट मेरी ज़ात से मैसर होगा तो ये भी मेरे लिए अल्लाह ताला का इनाम है। बिल्कुल, मज़े मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जिस तरह से अयाज साहब ने कहा स्क्रीनशॉट लें, अयाज साहब की नहीं मेरी स्क्रीनशॉट लें, आप जाके दोहा ज्वेलर्स से वो दिखाएं, आपको नो मेकिंग नो जो है उसका वेस्टेज वगैरह का जो है उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। गिफ्ट के भी वहाँ पे सिलसिला मतलब जारी है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि उम्रे का भी अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी आगे जो है प्रोसेस होता रहेगा और आप लोगों को भी भेजेंगे जो खुश नसीब होंगे। तो लेकिन क्योंकि वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर से हम मज़े मज़े की बातें जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, फिर हम ब्रेक पे चले गए। ब्रेक से हम वापस आए हैं क्योंकि रमज़ान में जो है अभी जो लास्ट रमज़ान आया था उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आटे की शॉर्टेज थी। तो उसमें अयाज मेमन साहब ने जो है वो बहुत बड़ी तादाद में JDC फाउंडेशन को आटा दिया था और साथ ही बाइक्स वगैरह भी दी थी। तो क्योंकि जब अयाज साहब पूरे मुल्क में एक आटे का बहरान था, तो उस कंडीशन में आपने आटा कहाँ से लेकर आए और काफ़ी लोगों ने आपसे पूछा और बहुत बड़ी तादाद में आपने ये वहाँ पे उनको डोनेशन दिया था। देखें, जब मैं दुनिया पर आलमी जायचे पे नज़र दौड़ाता हूँ तो दुनिया में 4 निज़ाम राइज हैं। एक वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, दूसरा सदारती निज़ाम है, तीसरा बादशाही निज़ाम है और चौथा जो है वो बादशाही पार्लिमानी निज़ाम है जी। अगर आप लंदन को ले लें, अगर आप थाईलैंड को ले लें, अगर आप मलेशिया को ले लें, अगर आप अमेरिका की तरफ चले जाएं तो सदारती निज़ाम है, अगर आप हमारे इस्लामिक कंट्री अगर तुर्की की तरफ चले जाएं तो जमहूरी निज़ाम है, अगर आप बादशाहत की तरफ चले जाएं तो UAE दुबई है। हमारे यहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि जी बादशाह बने हुए, बादशाह नहीं बने हुए। बादशाही निज़ाम में भी इन जिनको आप जालिम कहते हो, इन्होंने अरब रियासतों को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल कर दिया। सही। तो ये बादशाहों ने भी डिलीवर किया अवामुन्नास को साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार। तो पाकिस्तान में इन जालिम सियासतदानों के जो राइज किया हुआ, जो इनका एक डेमो था जिस पर इन्होंने पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ा, यहाँ पे लोग जहनी तौर पर माजूर हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं। दुनिया में रमज़ानुल मुबारक में जो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं वो भी रमज़ानुल मुबारक में डिस्काउंट फैसिलिटीज़ देती हैं। अगर कोई उन पर बुरा वक्त आ जाए तो वो अवामुन्नास को फैसिलिटेट करते। जैसे अभी कोरोना में पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक ने अवामुन्नास के घर घर तक राशन पहुँचाया। पाकिस्तान में उसका उलट है। यहाँ पर रमज़ान में महंगाई 300 गुना बढ़ जाती है,
जी। यहाँ पर अगर जलजला आ जाए तो वहाँ उनका जो सामान जलजले के लिए जाना है वो 3 गुना ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसी तरह ये पेंडेमिक के दौरान भी जो मुनाफाखोर माफिया है, उन्होंने अपने जेबों को भरने के लिए ये रियासत के करप्ट सिस्टम के साथ मिलकर चीज़ों को ब्लैक कर दिया। आटा गंदुम मेरा, जरखेज ज़मीन मेरी, 4 मौसम मेरे, मेरे अफरादी कुव्वत, मेरे कुदरती वसाइल, मेरा समंदर, मेरा दरिया, मेरा एक्सपोर्ट, मेरी बंदरगाह, मेरे पास अल्लाह का दिया सब। जी। इसके बावजूद भी आपके पास आटा, गंदुम आपको लोगों के घर तक पहुंचाने में भी 3 गुना बढ़ाना है। जेडीसी जफर अब्बास की मुझे कॉल आई कि अयाज भाई राशन आपने दिया, और जब मोटरसाइकिल रोजगार स्कीम उसने शुरू की तो मैंने मोटरसाइकिलें भी दी। आटे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अयाज भाई हमारे पास दाल है, चावल है, घी है, सब कुछ है, लेकिन ये सारा खाना रोटी के बगैर किसी आदमी की भूख नहीं मिटाता। तो मैंने कहा जफर क्या करूं? बोला अयाज भाई कहीं आप देखें, जो पैसे आप कहेंगे मैं भिजवा दूंगा। मैंने कहा जफर पैसे आप नहीं भिजवाएंगे, आटा मैं ढूंढता हूं, अगर मुझे मिल गया तो मैं इंशाअल्लाह ताला। और आटा भी ये था कि फाइन मिल जाए, वाइट मिल जाए, जो भी आटा मिल जाए। बहरहाल फिर मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कस्टमर भी हैं क्योंकि मैं जूलर हूँ, मैंने उनको कॉल किया तो मैंने कहा सर ये मसला है, और अगर आपकी फ्लोर मिले और अगर कुछ। बोला अयाज अगर तेरी जगह और कोई होता तो मेरे ख्याल में हम मना कर देते। इस वक्त ये हमारे बिजनेस का टाइम है, थोड़ा जमा करने का टाइम है, लेकिन आपको कितना चाहिए? मैंने कहा मुझे आप जितना दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अयाज भाई कल आपको पहली गाड़ी हम रवाना कर देंगे, फिर इसके बाद जिस जिस तरह से आप कहेंगे। तो इस तरह से मुझे गंदुम का आटा मिल गया। और फिर जफ़र अब्बास ने, जब मैं वो लेकर गया तो जफ़र अब्बास ने कहा अयाज भाई गंदुम का आटा इस वक्त ऐसा है जैसे मतलब अगर ढूंढने से भी ढूंढा जाए तो नहीं मिले। तो उसने फिर शुक्रिया भी अदा किया। शुक्रिया किस लिए अदा किया? कि वो गरीब की भूख को देखते हुए उनकी भूख मिटाकर वो मुस्कुराहट का शौकीन है। जफ़र अब्बास की खूबी मैंने ये देखी है कि वो बेजात, बेरंग, बेनस्ल, बग़ैर ज़ात पात, रंगो नस्ल लोगों की खिदमत कर रहा है। और मैं पाकिस्तान में अगर मानता हूँ, अगर एक इकनॉमी के लिहाज से या पब्लिकली मैसेज के लिहाज से या कानून के लिहाज से तो ख्वाजा साहब हैं, लेकिन अगर लोगों की भूख और लोगों की खुशी का तलबगार अगर मैंने पाकिस्तान में ईदी साहब के बाद किसी को देखा तो वो जेडीसी का जफ़र अब्बास है। और मैं उसके साथ बहुत रहा हूँ, मेरा बहुत पुराना उससे साथ है, और जितना वो मुझे प्यार करता है मेरे लिए ऑनर है। तो बस ये भी वकूर है कि ये जब पेंडेमिक आया, और फिर ये पेंडेमिक के दौरान मेंढकों का पता चला, बरसाती मेंढक जो ये हमारे यहाँ पर घूमा करते थे, प्रोग्राम किया करते थे, चाइना से अवार्ड मंगाते थे प्लास्टिक का, एक दूसरे को अवार्ड दिया करते थे, सालाना करोड़ों अरबों डॉलर चाइना को फ़ायदा, और तस्वीरें खिंचवा कर सब सही है का नारा लगाते थे। इस पेंडेमिक के दौरान वो भी गायब हो गए। ये अल्लाह ताला ने पहचान भी कराई, छन्नी की तरह छान दिया, अच्छे और बुरे लोगों को अलग कर दिया। तो वो जो कहते थे बस हम तो गरीब की गरीबी के लिए मर जाएंगे, वो सारे अपने पक्के मकानों में कोरोना के से डर के बैठ गए। तो चंद लोग मैदान में उतरे और उन्होंने इस दरमियान काम किया। और जब जब ये अवार्ड लेते और देते हैं, साउथ के एरिया में तो ज्यादा, जब जब ये अवार्ड लेते हैं अगले दिन पाकिस्तान का रुपया गिर जाता है, जब जब ये अवार्ड लेते हैं उस दिन पाकिस्तान पीछे चला जाता है, जब जब ये अवार्ड लेते हैं पाकिस्तान का कर्जा बढ़ जाता है। भाई तुम्हें अवार्ड क्या पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मिल रहा है? तो हमारे यहाँ पर हर वो काम जिससे दुनिया को पता है कि नुकसान है, हम उसको पहले करते हैं। और हम दुनिया को जो काम का पता है कि इससे तरक्की होती है, वो मरीख पर पहुंच गए। हम आज भी उनके बनाए हुए टोपियां और उनके बनाए हुई घड़ियां और उनके बनाए हुए जूते और उनकी बनाई हुई कागज़ कलम पर चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये पेंडेमिक के दौरान अगर लोगों के दरमियान उतर कर, लोगों में रहकर, बगैर मार्क्स के, मैंने तो जो किया वो किया, छोटा सा एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जफ़र अब्बास ने जो काम किया आई अप्रिशिएट। और मैं दोनों हाथों से जफ़र अब्बास को सलाम, एज ए मोहब्बत। ना कभी उसने मुझसे एक चाय पी, ना मैंने उसे चाय पिलाई, तो लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये हमारे दिल जुड़ते हैं। बिल्कुल, आप जैसे आपने उन्हें अप्रिशिएट किया, मैंने भी कल उन्हें अप्रिशिएट किया, क्योंकि वाकई वो इस काबिल हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। जिस तरह से ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जिस तरह से बारिशों की बारिश जो कई अमवात हो गई थी कि इलेक्ट्रिक की जो है नाकर्दगी की वजह से, तो उसमें भी उनका एक बहुत अहम किरदार रहा। उन्होंने बाकायदा उसको प्रोटेस्ट किया, जो पोल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उस पर भी उन्होंने जो है काफ़ी आवाज़ उठाई और आला काम तक पहुंचाई। उसी की वजह से जो है वो बाकायदा उन्होंने अब उसको कवर्ट कर दिया और पोल्स पे उन्होंने वो मार्क कर दिया कि आप डिस्टेंस रखें। तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके साथ साथ। और वो पर्सनली अगर मैं उन्हें बात करूँ, क्योंकि मेरी तो उनसे मुलाकात है, तो वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, कोई उनमें एटीट्यूड नहीं है किसी किस्म का। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छी लगी। एक और वाक़या हुआ था
डिफेंस में जो आप आटे के हवाले से आपको काफ़ी कॉल्स आ रही थी, हमारे गार्ड को आटा दें, तो वो क्या मामला देखिए था? मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये पेंडेमिक के दौरान, मुझे जो अपने पक्के मकानों में बैठकर अपने आप को डीएचए, क्लिफ्टन और पैसे वाला कहते हैं, उनकी असल गरीबी का मुझे इल्म हुआ, अंदाज़ा हुआ, और मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस था कि मुझे कॉल्स आ रही हैं कि जी मैं फ़ेज़ 4 में रहती हूँ, ये रहता हूँ, या फ़ेज़ 8 में मेरा बंगला है, या फ़ेज़ 6 में मेरा घर है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी मासी जो है उसके लिए अगर आप राशन भेज दें, या मेरी गार्ड के लिए राशन भेज दें, तो ये किसी भी मुआशरे की बेहिसी और किसी भी मुआशरे के मुर्दापन का ये सबूत होता है कि ये वक्त आपने अपनी ज़ात से, अपने रोटी के निवाले में से आधा निवाला भी अगर किसी को खिला दिया, तो हमारे आपके मरने के बाद अल्लाह ताला हमारे घराने पर और ख़ानदान पर रहमतें बरसाएगा, और हमारे मरने के बाद हमें जन्नत के लिए वो रास्ता देगा जो उस भूखे की भूख मिटाते हुए जो उसके दिल से दुआ और मुस्कुराहट। तो मैं ये जब वक्त मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और इसमें मुझे फिर कह रहा हूँ, छन्नी की तरह छन गए जो चीज़ें मैं समझता था कि हर आदमी बंगले में, मकानों में रहने वाला बड़ा दिल का आदमी और वो जी बड़ा ख्याल रखने वाला है, तो ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर वो भी कंजूस लोग हैं जो मतलब मेरे ख्याल में गरीब का निवाला वो खिलाते क्या होंगे, वो उसके लिए आने वाली रोटी में से भी एक निवाला खा जाते होंगे। तो ये थोड़े से अफसोस वाले वक्त और लम्हे थे। मुझे बड़ा दुख, शायद मुझे इसलिए दुख होता था कि मैं भी डिफेंस में रहता हूँ, मेरा भी पक्का मकान है, मैं भी अपने बच्चों में चुपचाप रह सकता था मास्क लगाकर, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं खुशहाल नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी कौम जब तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक उसका मुआशरा खुशहाल ना हो। इनफरादी तौर पर मैं खुशहाल हूँ, लेकिन इनफरादी तौर पर मैं खुशहाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुल्क गरीब है, मेरे मुल्क में अफरा तफरी है। तो ये कैसे मुमकिन है? शाम और इराक आपके सामने है, पक्के पक्के मकान और बड़े बड़े गुरूर तकब्बुर वाले लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, आज रोटी का एक चौथाई निवाला, उनकी बेटियां बदन बेचने को तैयार, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो ये वक्त में सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह से चलता रहा और 300-400 का डॉलर हो गया, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, तो फिर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या? सही बात है। तो ये डर मुझे सताता है। और मैं आपको बात बताता चलूं, पाकिस्तान जब तक खुशहाल नहीं होगा, किसी की माँ की कोख से पैदा होने वाला बच्चा अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन ख्वाब देख ही नहीं सकता। पाकिस्तान को अगर आपने खुशहाल बनाया नहीं, और खुशहाल बनाने के लिए रियासत वक्त हुकूमत ने साफ़ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोज़गार, साफ़ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोज़गार, ये 5 बुनियादी हुकूक आवाम को डिलीवर ना किए तो क़यामत तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और अगर कोई इस बात पर कहता है कि अयाज भाई मैं आपके साथ बैठकर डिबेट कर सकता हूँ कि ऐसे ही हालात में पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, तो मैं उसके साथ बैठने को तैयार हूँ। और अगर वो मुझे कायल कर गया दुनियावी एतबार, दुनियावी लिहाज, दुनिया के जोग्राफिया एतबार से, और अगर उसने मुझे ये तक बता दिया कि इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की क्यों नहीं की, इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान में कागज़ कलम किसी ने क्यों नहीं बनाया, या तो बनाया नहीं या बनाने नहीं दिया गया। अगर बनाया नहीं तो शायद मुझ में कमी थी, अगर बनाने नहीं दिया गया तो शायद वो चाहता था कि मैं उसके कागज़ कलम को ख़रीद कर क़यामत तक अपने हुर्फों से लिख कर या अल्लाह अपने लिए जन्नत और उसको जहन्नम में भेज। देखे ना, हम घड़ी फजर के वक्त देखते हैं, घड़ी बनाने वाला आज भी जहन्नमी है, फजर के वक्त घड़ी देखने वाला जन्नती। उम्रे पर जा रहा हूँ, जहाज बनाने वाला जहन्नमी है, उम्रे पर जाने वाला जन्नती है। तो भाई वो कहते हैं हमको जहन्नम में भेजते रहना, जहाज मत बनाना। हमारे मोबाइल के अंदर तस्वीरें खींच के हमको गालियां देना, मोबाइल नहीं बनाने देंगे। 71 साल तक कहा कि तस्वीर खिंचवाना हराम है, आज उन्होंने अपने अपने चैनल खोल लिए। तो भाई 71 साल पहले बता देते। अब तो क़यामत तक हम कैमरा नहीं बना सकते, अब हम उनके माल के खरीदार रहे। हर कैमरे की खरीदारी पर हम उनको अमीर और अपनी कौम को गरीब करेंगे, तो हम तामीरी गुफ्तगू नहीं करते। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझ जैसे आदमी को आपने यहाँ पर, वरना मैं तो अपने सोशल मीडिया को लेकर ही अब खुश हूँ कि मैं नॉन स्टॉप जो आता है बोल देता हूँ कि आपको बिठाया जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि आपका ही बहुत अहम किरदार है आवाम के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी। क्योंकि जिस तरह से अयाज साहब ने जिक्र किया कि उनको एक ऐसी शख्सियत का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगी कि हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अयाज साहब का एक सरप्राइज़ देंगे हमारे साथ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि उनकी भी फेवरेट है, हम उनको भी अपने साथ ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले जैसे मैंने जिक्र किया अयाज साहब की एक फ़ेवरेट पर्सनालिटी, उनके बहुत अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता है। जिस तरह से उन्होंने अभी ब्रेक के दौरान जिक्र किया कि उनका नाम भी उन्होंने कोट किया था, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जस्टिस रिटायर्ड बैरिस्टर ख्वाजा नवीस साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं और मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो है अयाज साहब ने ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था, हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने आपका जिक्र किया था। मैंने कहा क्योंकि हमें पहले से पता था आपको ये पसंद करते हैं, तो मैंने कहा आज हम आपको दोनों दोस्तों को एक साथ बिठाएं। आप अयाज साहब बागो बहार शख्सियत हैं और ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ रखे जी और ये अपने साथ में जो बने में तो अकेले ही काफ़ी होते हैं। बिल्कुल ये बात तो है। बिल्कुल क्योंकि जो है आप लोगों की दोस्ती का जो है काफ़ी मशहूर था कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक इंटरव्यू में भी आप लोगों ने साथ इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल में, तो आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी? ये आप लोगों से दोनों से सवाल बस है। ये तो मशहूर सोशल वर्कर है, मैं भी वकील हूँ, वकालत में भी बेसिकली। तो अगर आप सही ह्यूमन बीइंग हैं और फिर आप वकील हैं, मैं कहता हूँ कि आपसे बड़ा सोशल वर्कर कोई हो कोई नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह बख्शे सत्तार एदी साहब ने भी एक दफ़ा बाकायदा अदालतों से, जेलों से लोगों को, जमानतों को मुफ्त छुड़वाने का सिलसिला किया और हमने उनके साथ फुल ताउन किया। हमने बेल ऑर्डर्स करवाए। अब बेल के बाद श्योरिटी देनी होती है, तो अल्लाह बख्शे वो तो हर काम ही करते थे। उन्होंने अपनी बेगम बिल्किस एदी को के नाम से सेविंग सर्टिफिकेट और छोटियाँ भरनी शुरू की। लेकिन अब यहाँ तो कल्चर ये है कि जिस पर एहसान करो वो पता नहीं क्रिमिनल लोग होते हैं, वो तारीख पे आए ही नहीं। तारीख पे नहीं आए तो मोहतरमा के कोर्टों से वारंट इशू होने शुरू हो गए कि जी वो जामन थे। तो उस पर फिर एदी साहब को हमने एडवाइस किया कि सर इस चक्कर में ना पड़े, ये ज़मानत इनको अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की लाने दें, क्योंकि ये बेगम साहिबा कहाँ कहाँ जाएंगी, नेक औरत है और ये अदालत का तो प्रोसीजर है, वो तो किसी को नहीं बख्शते। वो तो अगर नवाज शरीफ नहीं आता तो उसका भी वारंट निकल जाता है, बिल्कुल सही बात नहीं है। आता उसका निकल जाता है। तो अब ये मुलजम जो है तारीख पे श्योरिटी उनसे दिलवा के भाग जाते थे। अब वो श्योरिटी को 514 का नोटिस होता है, नोटिस के बाद अवेलेबल वारंट्स हो जाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट। तो फिर हमने सत्तार एदी साहब से बताया कि सर आप सारे काम करें, मुर्दे दफनाएं, मुर्दे नहलाएं, श्योरिटियों वाले काम में ना पड़े। अयाज साहब आपसे सवाल, आप लोगों की कोई दोस्ती का ऐसा मशहूर दिलचस्प वाक़या बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा नवीस साहब मेरे बाद अब क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ हो गया है, तो मैंने कहा अल्लाह को हाजिर नाजिर गवाह जानकर इनके लिए जो दिल में मोहब्बत और भाई के लिए एक मेरे लिए जज्बा है वो मैं बताऊं कि ख्वाजा साहब को हम तालिब इल्मी के दौर से देख रहे हैं और कानून, अदल और इंसाफ पर इनकी गहरी नज़र और इनकी खिदमत से कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। तो मैं आने से पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि ख्वाजा साहब में बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनको मैं सुनता हूँ, तो ख्वाजा साहब उनमें से मेरे लिए एक मेरे रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं कानून के हवाले से। तो हमारी मुलाकात जो सबसे पहली हुई थी वो एक टीवी प्रोग्राम में हुई थी और जब इन्होंने मुझे सुना, मैंने इनको सुना, तो वहाँ से एक हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर चूँकि अपनी वकालत में ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी मुलजिमों को और जो ऐसे लोग हैं जो श्योरिटी नहीं दे सकते या गरीब गुरबा हैं, तो एजी साहब से लेकर आज तक मेरे ख्याल में ये जितना अपनी मदद आपके तहत लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं। और चूँकि मैं भी एज ए बिजनेस के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो हमारा कहीं ना कहीं मिलना मिलाना फिर मीडिया पे आगे टाकरा होता रहता है। फील्ड एक ही है कि हम लोगों का दिल जो है वो आवाम में, हम लोगों के कदम जो है वो आवाम में, हम लोगों के, यानी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज्यूरी की शॉप से घर और घर से ज्यूरी की शॉप, ख्वाजा साहब अपनी अदालत से घर और घर से अदालत, मतलब हम वो लोग हैं जो शहरों में घूमते रहते हैं, दर दर डगर 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 हम लोगों की बका और सलामती के लिए। यानी ख्वाजा साहब अगर टीवी चैनल्स तक भी आ रहे हैं तो ये अपना वक्त निकाल करके सुबह की नींद ख़राब कर करके ये अवामुन नास के लिए आ रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट पेश करता हूँ और मैं तो यही कहूँगा अगर मेरा बस चले एज ए वोटर राइट, जमहूरी निज़ाम, जमहूरियत में मुझसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत किसको दे दी जाए, कम से कम सिंध का वज़ीर आला किसको बना दिया जाए, तो मेरा वोट जो है वो ख्वाजा साहब के लिए। अगर ये वज़ीर आला बन जाए तो कम से कम कोई भूखा नहीं सोएगा, पीने को साफ पानी होगा, सेहत होगी, सफाई होगी, तालीम होगी, रोजगार होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, बेहतरीन निज़ाम होगा
औरतों के हुकूक होंगे, राइट्स होंगे, हमारी अदालतें साफ़ सुथरी होंगी, जज की कुर्सियाँ बेहतरीन होंगी, टेबलें साफ़ होंगी, तो इतने जब फ़ायदे ख्वाजा साहब से हैं तो यार ये यार इनको ले आओ यार। कोर्ट्स का निज़ाम आप लोगों के सामने जगह जगह जो है वो पान की पी के गंदगी और बहुत ही बुरा हाल है। ख्वाजा साहब आपने जो है किराएदारों के लिए जो एक कानून बनाया था, आज वो कानून जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किराएदार परेशान है। नहीं, कानून तो अपनी जगह अभी तक मौजूद है, लेकिन ये बने में इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही उसके नहीं। वो ऊपर। बात ये कि बने में भी अरसा हो गया है। पहले तो 1913 का कानून था, उसके बाद फिर 1979 में कहा गया कि भाई अब तो वो बहुत पुराना हो गया है और प्रॉपर्टियों की कीमतें बढ़ गई हैं। लोग जो आप देखें खारादार मीठादार, वहाँ पे जो लोग आके उन बिल्डिंगों में रहते थे, तो वो फ्लैट वाला जो बंदा है 24 रुपये किराया देता था महीने का, जबकि जो प्रॉपर्टी टैक्स आता था तो वो 200 रुपये आता था। तो अब लैंडलॉर्ड उल्टा जेब से पैसे दे और किराए पे मकान भी दे। तो इस तरह से करके प्रॉपर 1979 में फिर आया जो अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस। उसमें ये था कि एक तो मालिक मकान के जो हकूक़ थे उनका बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया गया, क्योंकि उससे पहले ये कहा जाता था कि अगर कराची में आप मकान किराए पे दे दें, आप सिर्फ कह सकते हैं कि ये मकान मेरा है मगर रह नहीं सकते। लेकिन फिर ये किया कि भाई अगर डिफ़ॉल्ट हो गया 60 दिन से शुरू हो गया, स्टैचुरी टेनेंट है तो 90 दिन हो गया, फिर लैंडलॉर्ड एज ए मैटर ऑफ राइट उसको निकलवा सकता है, फिर वो पर्सनल रिक्वायरमेंट बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पर निकलवा सकता है, और उसके बावजूद मतलब किराए में डिले नहीं हो सकता। फिर एनहांसमेंट ऑफ रेंट का कानून बन गया। ये जो 24 रुपये किराए वाली बात की है, उन्होंने कहा हर 3 साल के बाद आप 10% बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी तो फिर कौम है ना, वो लैंडलॉर्डों ने हर साल 10% बढ़ाना शुरू कर दिया। और अभी जो एग्रीमेंट ये प्रॉपर्टी डीलर बनाते हैं उसमें लिखा होता है कि एनुअली जो है रिन्यूअल के ऊपर 10% बढ़ जाएगा, यानी 3 साल में वो 30% बढ़ जाता है। तो लैंडलॉर्ड के हकूक़ का भी दायरा, प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, सीमेंट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड, तो अगर रेंट बढ़ रहा है तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोगों के जो अभी हालात हुए हैं कोविड में, लोगों की जॉब्स छूट गई हैं। एक आदमी 80,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह लेता था, अचानक उसकी नौकरी चली गई। अब उसने 30,000 या 20,000 रुपये महीने किराए का मकान लिया हुआ था, तो अब वो किराया पे नहीं कर सका, क्योंकि बंद स्कूलों में भी स्कूलों के बच्चों की फ़ीस लोगों को देनी पड़ी है। तो सैलरीड आदमी तो बजटिंग करता है ना कि इतनी स्कूल की फ़ीस है बच्चों की, इतना मकान का किराया है, इतना बिजली का बिल है, उसके बाद फिर जो खाने पीने का है वो बेचारा उस पर कंजूसी कर लेता है। ठीक है ना जी, पापे खा के गुजारा कर लेता है चाहे। लेकिन ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें गुजारा नहीं हो सकता, कि मालिक मकान सर पे खड़ा है, बिजली वाले बिजली काट जाते हैं, स्कूल में बच्चे का नाम काट देते हैं। बिल्कुल। तो खाने पीने में आप फाका कर लें, ये इसमें फाका नहीं हो सकता। सही। जैसे कि मैंने सुना है और देखा भी है, आपको पोइट्री का बहुत शौक है, और गाना को कभी गुनगुनाया आपने? नहीं, गाना वाना नहीं है, लेकिन ये कि शेर पढ़ने का शौक है। मैं चाहूँगी आज आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा शेर सुनाए ना। हाँ, शेर तो बड़े बड़े अच्छे हैं। शायर का है, दूर वादी में दूधिया बादल, झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार सुभान अल्लाह। और फराज साहब के तो पढ़ते ही जाओ, रुकते नहीं हैं। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। क्या ख्याल है, क्या बेहतरीन है। और फैज साहब तो फिर फैज साहब हैं। सही बात है। जोश साहब को खोल लो तो बंदा कहता है किताब ही बंद ना करे। ख्वाजा साहब तो फिर और ख्वाजा साहब हैं। सही बात है। ख्वाजा साहब, अयाज साहब मुझे ये बताएं, जैसे कि ख्वाजा साहब का एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम था ख्वाजा नवीद की अदालत, मैं तो बहुत शौक से देखती थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। क्या आपने देखा? बिल्कुल मैंने देखा। और जो देखिए सबसे बेहतरीन इस वक्त आपने टॉपिक उठाया, तो मैं आपके नाजरीन को बताता चलूँ कि ख्वाजा साहब ने जो किराएदारों के लिए किया काम और जो वर्क किया, और फिर इन्होंने जो अपने प्रोग्राम में लोगों को, अवामुन्नास को जो कानून से आगाह किया, मैं अवामुन्नास को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर खारादर, मीठादर, ओल्ड टाउन, ओल्ड सिटी एरिया का जो इन्होंने जिक्र किया, वह 90%। देखिए किराएदारी अलग चीज़ है, ऑनरशिप अलग चीज़ है। पाकिस्तान में तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद से ही आ गई थी, गुडविल, पगड़ी। ये पगड़ी सिस्टम पर हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए। पगड़ी सिस्टम में
जहाँ जुल्म, ज़्यादातर जो मैं जुल्म देखता जी। हूँ वो मैं ऑनर की तरफ से ही देखता हूँ। देखिए, अगर किराए पर किसी ने मकान लिया है और अगर कोई ये कहे कि जी किराया, ये कोविड के अंदर मेरा हाथ तंग है और प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिसने किराए पर घर दिया उसके भी घर के अखराजात हैं, उसे भी हर महीने किराया चाहिए था, वरना तो वो भी फाका कशी पे आ जाता। लेकिन ख्वाजा से भी जो गुडविल वाला मामला है, गुडविल में खारादर मीठादर में है क्या, कोई भी बिल्डिंग जो किराया है उससे ओनर ने उनसे खरीद ली और उनसे खरीद कर उनको नोटिस भेज दिया कि जी घर आप खाली करें, और वो जो सारी जिंदगी उधर रह रहा था वो एक रात में फुटपाथ पे आ गया। बिल्कुल, बंस तो रोड इस के पर- मकानों में यही हो रहा है सर बताए। वो उससे पूछा, भाई तुम्हारा मालिक मकान कौन है? उनका सर हमें तो पता ही नहीं है, हम लोग जब 47 में दिल्ली से आए थे तो हमें यहाँ पता नहीं बिठा दिया था। उस वक्त जो मुस्लिम लीग के वर्कर थे, वो हमारा दादा बैठा था, फिर अब्बा मर गया, फिर अभी अब हम चौथी नस्ल इसी फ्लैट में है। और उसने कहा कि ये इसके मालिक जो थे ना, हर 8-8 10-10 साल बाद बदलते रहते थे, अभी हमको पता ही नहीं है मालिक है कौन। हम तो सर इसमें बिजनेस चल रहा है, कोर्ट में किराया जमा कर रहे हैं। इसमें ऑनर नहीं चल रहा है, इसमें बिजनेस धंधा चल रहा है इस वक्त, और बड़ी जहनी अजियत से इस वक्त ये जो गुडविल में रहने वाले, और आज भी 90% से जायद हुसैनाबाद, करीमाबाद, गरीबाबाद, यहाँ तक कि आप रणछोड़ लैंड, रामस्वामी से चलें, खारादर, मीठादर, इवन के लियारी, यहाँ पर आज भी गुडविल का सिस्टम चल रहा है। और आजकल जो इसमें बिजनेस, ख्वाजा साहब करोड़ों रुपए का इस वक्त मुनाफा लाखों लगाकर ये लोग हासिल कर रहे जी हैं। हाँ। इसके अंदर तो मैं हुकूमत वक्त से और आपसे एक दरख्वास्त- बंदे बेचारे के अब्बा ने, मिसाल के तौर पे मैंने एक केस किया था जस्टिस इरशाद हसन खान साहब से, ये सदर में वो जहाँ रहते थे ना गोवा वाले सारे, जी। तो वो फ्लैट में वो बंदा, उसने उस ज़माने में जब 40,000 रुपए में उस हैंडी सिल्वा टाउन में 400 गज का पूरा मकान बना बनाया मिल जाता था, उसने 40,000 रुपये गुडविल दे के सदर में फ्लैट लिया। अब वो उसमें रह रहा था 30 नस्लों से। अभी किसी बिल्डर ने वो बिल्डिंग खरीद ली और उसने उठा के वकील शकील करके बोला ये डिफॉल्टर है, इसने किराया नहीं दिया, और उसका एजेक्टमेंट का ऑर्डर सिविल जज से अपना मिनटों सेकंडों में हो गया। फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ भी उन्होंने डिसमिस कर दी अपील। मैं ले गया उसको सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इरशाद हसन खान साहब, दूसरी तरफ से लैंडलॉर्ड का वकील आया था, मेरा दोस्त या यासीन आज़ाद साहब। तो उन्होंने भी कहा कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये है, वो है। हमारा सीट सिस्टम ही नहीं था, डिफ़ॉल्ट क्या करते। बहरहाल जी, मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, उनकी शक्ल दिखाई बंदे की, और मैंने कहा देखें सर, ही इज़ मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, 40 साल से इस घर में रह रहा है, लेट हिम डाई, हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज़ 3 ईयर्स, लेट हिम डाई इन हिज ओन फ्लैट। यार वो जज साहब ने 2 मिनट में कहा कि 3 ईयर्स ग्रांटेड, और माशाल्लाह माशाल्लाह, आई सल्यूट हिम। और ये इरशाद हसन खान साहब और यासीन आज़ाद लैंडलॉर्ड का था, उसने काफ़ी कहा कि नहीं सर ये वो, उन्होंने कहा जुमला मैंने कहा कि सर हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज़ 3 ईयर्स। मैंने तो मर भी गया होगा, तो वो बीमार सा आदमी था। मैं लेट हिम डाई इन हिज ओन फ्लैट जहाँ वो 40 साल रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने, वो जिसने ली है बिल्डर, उसने तो गिरा के नहीं बनानी है जी। तो इस पर ज़रा काम की ज़रूरत है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि गुडविल वाले मामले पर इस वक्त लोग बड़ी जहनी अजियत में, और आपने ये इस मौके पर ये बात को उठा करके मेरे लिए तो आपने खुशी का दुखती रग पे हाथ हाथ रख रख दिया। दिया सर, क्योंकि हम क्योंकि आपने ग्राउंड वो लेवल क्या पर तार बिल्कुल बजा सही दिए। बात है। क्या कहते हैं? देखिए, ख्वाजा साहब के पास छोटे से छोटा गरीब आदमी इनके भी दिल अपने के कानूनी तार मशवरों के लिए बजा आएगा। दिए। इनके पाँव में भी दिल है। हाँ, वो ख्वाजा साहब वो कहते हैं ना, दिल कदमों में लिए भटक रहा हूँ मैं, दिल कदमों में लिए भटक रहा हूँ, खुदा के वास्ते मेरा दिल लेके और वो जो आपने कहा कि नाजरीन को नजर नहीं आ रहा, अगर कैमरा डाल सके, हमारा मोती वाला ज्वेलर है, तो इन्होंने पाँव में पायल पहनी है, उसमें दिल पड़ा दिल है। और बना हुआ अगर है। किसी ने ये दिल देखना हो, फयाज बिन मोतीवाला के फेसबुक पेज पे आपको 2 दिल एक साथ नजर आएंगे, वो है ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो मैंने इनको कहा कि ये मैंने तो अभी देखा है, तो मैंने बचपन में पता नहीं है जवानी में ये गाना सुना था कि रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों, मैं कहा कदमों में दिल मैंने आज देखा है सर, लेकिन ख्वाजा साहब की मुस्कुराहट से ये साबित हो गया कि ये जिंदा दिल है और आज भी ये इस चीज़ को और दिल की अहमियत और हैसियत को जानते बड़ी हैं। बात और मैं यही कहूँगा कि वो इंसान सबसे बदनसीब जो किसी के लिए अच्छी सी मुस्कुराहट और 2 अच्छे बोल ना बोल सके, उनसे तो आपके मेरे पैर का जूता अच्छा, जो बेजान होकर भी हमें जख्मों से बचाता है। हम तो जानदार होकर भी वतन की गुर्बत का सबब बन गए, अपने मुंह को खोलने के बजाय अपने बच्चों के होकर रह गए। तो बच्चों का होने से बेहतर वतन का हो जाए, अवाम उन्नास की प्यास और भूख मिटाएं, आगे आए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बढ़ाएं। तो मैं यही कहूँगा ख्वाजा साहब, आप जहाँ जहाँ आ जाते हैं वहाँ तो महफिल भी जम जाती है ना, टॉपिक ही बदल जाता है। बाखबर कराची मुस्कुराहट का भी सबब बन गया।
अब तो हर देखने वाला चेहरा इस वक्त मुस्कुरा रहा है, तो आपके हमारे लिए अल्लाह की मजे रहमत बातें है। चल रही है। अयाज साहब, आपके साथ एक वाकया हुआ था डाकू से मुकाबले के दौरान, आप जख्मी हुए थे। आपके चाहने वाले, आपके जो फैंस हैं, उन्होंने काफ़ी दुआएं की थी, उनके लिए आप क्या कहेंगे आज? यही कहूँगा कि जब कराची के हालात ख़राब थे, हम तो ज्वेलर भी हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का भी काम था, तो मेरे साथ वकू ज़िंदगी में होते रहे। लेकिन वकू के एंड में, यानी ये मेरा फ़ख्र नहीं है ना तकब्बुर है, मैं बता रहा हूँ तो आपने बात उठाई है, वरना ये बात मैं बताता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं मोटिवेट करने के लिए कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हमने इस कराची शहर में रहते हुए वकला बरादरी बिल्डिंगों में ज़िंदा जले, ज़िंदा, ये वकू भी इस शहर में देखे, शहर में देखा है। और यही शहर में सन 2008 में लियारी में, मैं आपको, आपने मेरे ज़ख्मी होने का बताया, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, मैं पाकिस्तान का वाहिद बिजनेसमैन हूँ जिसने कराची में मुत्तहिद बार सिर्फ गोलियाँ नहीं खाई हैं, मैंने डाकू भी ऑन FIR हलाक किए। तो सर पहला डाकू जो मैंने हलाक किया था वो सन 2008 में रिसाला थाना था, लाइट हाउस, और वहाँ पर मुझ पे जब गैंग वॉर चल रहा था तो मुझसे हैंडसम मनी 1 करोड़ रुपए की मांगी गई थी, तो वो मैंने देने से इनकार किया था। तो मैं फिर लियारी से मुसल्ले से निकल रहा था, तो आपकी सिटी कोर्ट की दीवार के साथ ही, पार्किंग वाले एरिया के साथ ही डाकू आ गए थे और उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की थी। तो मेरे अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल से अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा और डाकू हलाक हो गया। और फिर उसके बाद 2014 और 15, 2014 में मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जौहर गुलशन की तरफ जा रहा था, तो थाना शारा फैसल था और मिलेनियम मॉल के साथ ही डाकू आ गए थे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो बहरहाल मेरा मुकाबला हुआ, तो वहाँ पर मुझे 4 गोलियाँ लगी थी। और फिर मैं दारुल सेहत गया, तो पीर मोहम्मद शाह साहब वहाँ पर उस वक्त SP थे, तो पीर मोहम्मद शाह साहब ने मुझे कॉल किया कि अयाज कैसे हैं, तो मैंने कहा 4 गोलियाँ लगी हुई हैं लेकिन गुफ्तगू कर रहा हूँ। और चूँकि मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तो फिर ऑटो एक मैंने रोका और मैं फिर ज़ख्मी हालत में वहाँ पर गया, वहाँ से आगा खान शिफ्ट हुआ। फिर 2015 फिरोज़ाबाद थाना, टीपू सुल्तान चौराया में तारिक रोड से निकला, वही वकू 1.25 साल बाद फिर हुआ, तो फिर मुझे 2 गोलियां लगी और अभी भी मेरे सीने में गोली है। तो फिर यानी कराची की हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने गोलियां भी खाई हैं सर, यानी साउथ में भी किया, ईस्ट में भी किया, फिरोजाबाद में भी किया। तो मतलब जैसे डाकू उनको ढूंढते थे या ये डाकुओं को ढूंढने जाते थे। मैं आज ख्वाजा साहब, मैं आज हम बचपन में सुनते थे पुलिस मुकाबला, ये इनका है डाकू मुकाबला। तो कभी ज्वेलर एंड डाकू आमने सामने हैं, और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ना उम्मीद है, मैं बताना ये चाहता हूँ। बात ये है कि डाकुओं के लिए ना इन्होंने बड़ा ल्यूक्रेटिव वो रखा हुआ है ना, कि माशाल्लाह जिस तरह से ये सज धज के इतनी ज्वेलरी पहनते हैं। सर अपनी ज्वेलरी दिखाएं ना। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोती वाला ये कहना चाह रहे। डाकू तो खुद ही आएगा ना, उसकी तो राल टपकती होगी इनको देख के। तो कराची वही से ये मुर्गा कब मिलेगा, आगे पता चला मुर्गा मार देता है। ये मुर्गा दूसरा है, ये अजान देने वाला नहीं है। तो कराची ने रोज की 10-10, 20-20 लाशें भी देखी है ना सर, ये पिस्तौल वाला मुर्गा है। और कराची ने 10-10, 20-20 लाशें भी देखी हैं। उन्हीं लाशों के दरमियान से अगर आज मैं जिंदा हूँ, सर ये आपको माँ की दुआ है, अवामी हुकूक की बात कर रहा हूँ, ये जो आप गरीबों, ये मुआवजा देखें सर, ये गरीबों के जो आप काम करते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से मदद आती है, वरना 4 गोलियों यहाँ 1 गोली से बंदा 4 एक बार 2 एक बार, बताओ सर। और एक अभी भी मेरे अच्छा फंसी हुई है बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी के पास है। और आगा खान हॉस्पिटल से मैंने सर्टिफिकेट लिया, जब मैं ट्रेवल करता हूँ हाँ, तो वो मुझे जरूरत सीटियाँ बचती होगी ना, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक गेट में। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक गेट में ही सीटियाँ बचती हैं और दिल भी एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है। अल्लाह, उसके अंदर भी जो गुजरता है तो देखो कैसे सीटियाँ बज रही हैं ना। ये बड़ा प्यारा कहा आपने कि दिल भी इलेक्ट्रॉनिक गेट है। अगर आपके दिल में दर्द है, जज्बा है, तो आप कहीं जुल्म होता देखें, आप कहीं पे गुर्बत देखें, भूख देखें। कल देखें एक आदमी ने अपने 5 बच्चे जो है नहर में फेंक दिए। खुदा की कसम, मैं तो सुबह भी रो रहा था उसको पढ़ के खबर को। सोशल मीडिया पे मैंने लगाया तो किसी ने बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई थी, तो मेरे आंसू निकल गए। तो जिस मुल्क में, लेकिन पता नहीं ये साइको होते हैं लोग क्या है, जगह जगह सैलानी का खाना मिल रहा है। इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई हैं। और वैसे भी अगर आप अपने मोहल्ले में ही खड़े होकर कह दे कि यार इन बच्चों को खाना देना है, तो पता नहीं 50 आदमी आ जाएंगे देने। सही बात ये है। पता नहीं कौन पागल लोग हैं कि बच्चे उठा के वो दरिया में फेंक रहे। भाई तुम बच्चों को खड़ा कर दो, भाई लोग क्या नहीं देंगे, बच्चे ले जाएंगे, पाल लेंगे। सही बात है। इतने बेऔलाद लोग हैं यहाँ पे, तुम यही एक ऐलान कर दो कि भाई ये मेरे से बच्चे नहीं पल रहे, आप ले जिसको चाहिए ले जाए।
हज़ारों क्या लाइनें लग जाएंगी, इंटरव्यू लेने हकीकत पड़ेंगे जो उन लोगों बेऔलाद के। हैं वो तो उनके लिए तो एक नेमत है ये। भाई उनके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। अमेरिका सही बात में है। इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड तो आपको पहले एक कोर्स करना पड़ता है। उस कोर्स करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हम किसी का बच्चा उठा के किसी सैडिस्ट को, किसी साइको को, किसी क्रिमिनल को, किसी पागल को ना दे दें। कोई ऐसा है, कोई किसी की लड़की ले जाए तो 10 साल बाद उसको प्रोस्टिट्यूट बना दे, या किसी बच्चे को ले जाए तो उसको गैंगस्टर बना दे या डाकू बना दे कि जाओ बैंक लूट के ले आओ। सही बात है। तो उनकी वो पूरी पूरा history, उस उनका बंदे का background पूरी- बैकग्राउंड देखकर उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ही इज़ कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग द चाइल्ड। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम कुछ है ही भी नहीं नहीं। सिस्टम है यहाँ सर पे, मैं कितनी इस बात लड़कियां को supply कंटिन्यू करती करना हैं चाहूँगा। कितनी चीज़। लेकिन मैं- ये है कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस बंदे से बच्चे, ये सोशल सर्विस मैसेज है कि कोई देखें गुर्बत है, उससे तो इनकार नहीं है और वो गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जिस बच्चे से, बंदे से नहीं पल रहे बच्चे, तो उनको खुदा के वास्ते मारने, जहर देने या दरियाओं में फेंकने की बजाय अब किसी अखबार के, टीवी चैनल के दफ्तर में चले जाएं, सिर्फ जाके बता दें कि सर ये मेरे 5 बच्चे हैं, मैं देना चाहता हूँ देना किसी को। चाहता वो अखबार वाले, वो टीवी वाले, वो आपका तस्वीर छापेंगे, फिर वो मुनासिब जिसको समझेंगे उसको देंगे। ठीक है। वो अपने हिसाब से देंगे, आपके कहने से नहीं देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। अयाज साहब, क्योंकि ख्वाजा साहब हमारे मुल्क का असासा है और आपकी भी फेवरेट पर्सनालिटी है, आप उनके लिए कोई शेर कहना चाहेंगे? हाँ, इनके लिए, ख्वाजा साहब के लिए शेर बड़ा अच्छा कहना चाहूँगा कि अगर ज़रा गौर से लोग सुनेंगे, और मैं आपको बताता चलूँ, मैं जो भी लफ्ज़ कहता हूँ मैं अपने कहता हूँ, किसी के 2 लफ्ज़ लेकर किसी को अगर मैं कह दूँ तो मैंने उसके लफ्ज़ आगे कहे तो लोग शेर कहते हैं, तो शेर का दर्द जो फील करता है वो अच्छी बात है। लेकिन मैं ख्वाजा साहब आपके लिए कि ज़मीन पे सजदा करके, ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना। वाह। यारों कोई ख्वाजा साहब की तरह इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीन पे निशान कर दे। तो ये हमारे असासा हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं। ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा अच्छे बोल बोलें, अच्छे लफ्ज़ बोलें, 2 बोल बोलें लेकिन मीठे बोल बोलें। मैं मरूं, मेरे मरने के बाद तेरे दिल में जगह बन जाए, मेरी मौत के बाद तेरे दिल में याद रहूं, तेरी मुस्कुराहट का सबब बनकर, तू सर का ताज बनाकर दिल की तिजोरी में फिट कर, ये तिजोरी मेरे मरने के बाद भी ना खुले तेरी मुस्कुराहट देखकर। तो हमें हमेशा अच्छे बोल, अच्छे लफ्ज़, अच्छी अदा, अच्छे अल्फाज बोलते रहने चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे बड़ा मज़ा आया। उमूमन फ़न और हंसना ये हम तो होता ही नहीं है प्रोग्रामों में वो जाते हमारे हैं और- बचपन में एक गाना आता था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा इसका फल। बेशक बेशक। और तो ये वही काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, यहाँ भी और अगले जहान में भी। आप दोनों को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है एंडिंग की तरफ है। इतनी मैं जल्दी? हाँ, ये देखें। मैं भी क्या करूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी तो लेकिन पार्टी शुरू हुई है। असल में क्योंकि असल में दिन चाह नहीं रहा कि प्रोग्राम मैं अपना खत्म हो चाहती जाए, अभी कुछ बोल नहीं सकती ना, मेरे टाइम लेकिन फिक्स मजबूरी वरना है मैं आपकी चाहती तो आगे टाइम कि बढ़ा सकती, अगला मुझे प्रोग्राम बहुत लाइन मजा में आ रहा लगा है। हुआ है, जी। वो लगाना है। सर बड़ी मुश्किल से तो खुदा से मुलाकात हुई, अगर ये वक्त भी बीत गया और वो चले गए तो ना जाने फिर कब मुलाकात हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुलाकात हुई तो होते रहने देना। इंशाल्लाह। आप दोनों आवाम की पसंदीदा शख्सियात में से शुमार होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोविड-19 की वबा और इस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग, क्योंकि आप लोग की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, आप लोग उन्हें बताएं कि किस तरह से कोरोना के जो ये एक सिचुएशन है हम उसके ऊपर अपनी जो है सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं, SOPs को हम लोग किस किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ऐसा बता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, सेहत है तो ईमान भी है, अरमान भी है, ज़िंदगी भी है, सांस भी है। सेहत से ही सब कुछ है। तो सेहतमंद मुआशरा ही किसी मुआशरे के अंदर अपने आप को आगे ला सकते हैं। तो पाकिस्तान सेहत के लिहाज से दुनिया में बहुत पीछे है। हमारे पास रियासती सतह पर वो सिस्टम मौजूद नहीं है। तो आपको ज़्यादा एहतियात करनी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा से मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो परेशान है। तो हम तो किसी दुनिया के खाते में, हिस्से में ही नहीं आते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम मोहतात रहें, जितना हो सके हम एहतियात करें, जितना हो सके हम जो इसके सिम्टम्स हैं, हम उस सिम्टम्स को देखते हुए हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने घराने को एक दूसरे से फासले पर रखें। और प्लस सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हाथ धोने पर मैंने एक जगह कहा कि हाथ धोया करें। एक इलाके में मैं गया राशन लेकर, हाथ धोया करें तो बोला इधर पीने को पानी नहीं है, तुम हाथ धोने की बात करते हो। तो यहाँ रियासत की भी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी अपना किबला दुरुस्त करें और पाकिस्तान में अवामुन्नास को बुनियादी हुकूक दें और उनको अवेयर करें।
ख्वाजा साहब मतलब चाइना में भी ख्वाजा साहब ने भी कहा कि जी खुदकुशियाँ चाइना में भी होती हैं, बड़ा बिल्कुल तरक्की होती हैं, याफ्ता पूरी है। दुनिया में होती है। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा साहब सिर्फ खाने का मसला नहीं है, कुत्ता काट ले वैक्सीनेशन नहीं है, बीमार हो जाए अद्वियात नहीं है, बिजली का बिल भरने जाएं तो गैस का निकल आता है, गैस का बिल भरने जाएं तो नलके में पानी नहीं आ रहा होता, नलके से निकल के जॉब पे जाने के लिए चूल्हे के पास जाए तो गैस नहीं आ रही होती, गैस से निकल कर कपड़े इस्त्री करने जाएं तो बिजली नहीं आ रही होती, वहां से बाहर निकले लटक लटक के बस में अपने दफ्तर पहुंचे या ऑफिस पहुंचे या काम पर पहुंचे तो आदमी आधा हो चुका होता है। जहनी तौर पर हमारे यहाँ माजूर और मफलूज कर दिया गया है कौम को। तो मैं रियासत वक्त से भी यही कहूँगा आवाम के साथ साथ कि आप भी अपना किबला दुरुस्त करें। और कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है, पूरी दुनिया को परेशान किया है, तो आप लोग कोरोना में बड़ा एहतियात रखें। बहरहाल मेरा जो मैसेज लोगों के लिए, तो खैर इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। ये जो बच्चों को मार देते हैं, कभी जहर दे देते हैं, कभी दरिया में फेंक देते हैं, इनसे हाथ जोड़कर अपील है ये जिस कि नहीं पाल भाई, सकते किसी को दे नहीं दें, पाल बेऔलाद सकते। लोगों को। आपके नज़दीक कोई अखबार का दफ्तर हो, कोई टीवी चैनल का दफ्तर हो, आप उसमें अंदर चले जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। चौकीदार को बोल दो भाई अपने साहब से मिलना है, बस वहां जाके उनको बता दो कि ये बच्चे हैं, हमसे नहीं पल रहे। अच्छा ख्वाजा साहब, आगे इस उनका मौके काम पर है, आपको बंदा भी ढूंढ के देंगे, सब काम करके और इस देंगे। मौके पर मैं ख्वाजा साहब से अपील करूंगा, मैं इनके साथ हूं कि हम ही एक कोई सोशल ऐसा इदारा बना लें जो बच्चे देना चाहे। हम सामने जिस तरह अमेरिका में इंटरव्यू होता है, हुकूमत वक्त ये काम नहीं करेगी, तो हम कोई एक ऐसा छोटा सा इदारा बना लें कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, हम वेरीफाई करें, और फिर अगर कोई कानून के तहत कोई बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन आप के बाद बिस्मिल्लाह करें सर, आप अगर इस बड़े पर हैं, आप इसको शुरू हम कर करें। सकते हैं और किसी एक जान को भी हमने खुदकुशी या मरने से बचा लिया तो हम समझेंगे हमने अपने घराने के लिए अल्लाह ताला की रहमत से बचा। वाह वाह सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। कोविड हम कोविड मैसेज के दे हवाले दें। से अच्छा हाँ, कोविड के हवाले से यही है कि वो मास्क लगाएं, जो भी ये सारा बता रहे हैं। देखें ये कोविड जो है ना, हम लोग बड़ा समझते हैं हम बड़े स्ट्रांग हैं। अरे भाई कोविड सबसे स्ट्रांग है, वो जिसके अंदर आप देखें रोज़ हमारे जानने वाले, आप सुबह फेसबुक खोलें, मैं तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख लिख के खुदा की कसम थक गया हूँ कि वो हर रोज़ सुबह खोलो 3-4 जानने वाले जो हैं उनकी इतला आई होती है कि कोविड से चले गए हैं। तो इसको मजाक ना समझें, कोविड सीरियस है और इससे बचाव के लिए कोशिश करें, क्योंकि एक दफ़ा हो जाता है लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि 12 दिन में ठीक हो गया, 13 दिन में ठीक हो गया। भाई पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स एंड वो जो चीज़ें हैं उनका आपको अभी पता ही नहीं है कि कोविड ठीक होने के बाद किसी के फेफड़ों में गड़बड़ हो जाती है, किसी के गुर्दे में हो जाती है, किसी के हार्ट में होती है, फिर अखबार में आता है कि जी वो गुर्दों के उससे मर गए, डायलिसिस से, कोई कहता है हार्ट से मर गया। वो कुछ नहीं, वो सब कोविड की पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, उससे मर रहे हैं। तो खुदा के लिए कोविड से बचें, क्योंकि कोविड से ठीक होकर भी बंदा ठीक नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप मेरे प्रोग्राम में बहुत मज़े की गुफ्तगू रही। उम्मीद करती हूँ हमारी नाज़रीन को भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।